मौर्य साम्राज्य की कहानी ना सिर्फ तलवार और जीत की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एक ऐसी कहानी कि कैसे आप सोचिए, क्रूर मिलिट्री पावर एक गहरी करुणा की फिलॉसफी में बदल गई। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि भारत का पहला इतना बड़ा, इतना ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर आखिर बना कैसे? इसकी नींव किसने रखी, और वो भी किन मुश्किल हालातों में? और पता है, इसी एम्पायर के एक राजा ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल्स को सिर्फ चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि उन्हें हराया भी। और शायद सबसे बड़ा सवाल, कोई सम्राट एक इतना भयंकर युद्ध जीतने के बाद हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता कैसे छोड़ सकता है? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए मौर्य वंश की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 322 BCE में। उस वक्त मगध पर राज था भ्रष्ट नंद वंश का, और उन्हीं की सत्ता को चैलेंज करने के लिए एक नई ताकत उभर रही थी। इस पूरे बदलाव के पीछे ना 3 मेन कैरेक्टर्स थे। एक तो महान स्ट्रैटेजिस्ट आचार्य चाणक्य, उनके गाइडेंस में एक नौजवान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने जालिम राजा धनानंद को गद्दी से हटा दिया। और बस यहीं से पड़ी भारत के पहले ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर मौर्य वंश की नींव। लेकिन चंद्रगुप्त का एम्बिशन सिर्फ मगध तक ही नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य था एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक साथ एक धागे में पिरो दे। चंद्रगुप्त का जो पूरा राज था ना, वो हिस्टोरिक अचीवमेंट से भरा हुआ था। उन्होंने सिर्फ एम्पायर की स्थापना ही नहीं की, बल्कि 305 BCE में अलेक्जेंडर के जनरल सेलुकस निकेटर को हराकर अपनी मिलिट्री पावर का लोहा मनवाया। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया और एक सन्यासी की तरह जिंदगी जी। सेल्यूकस के साथ जो ट्रीटी हुई ना, वो एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक थी। इस ट्रीटी से चंद्रगुप्त को सिर्फ अफगानिस्तान तक का एक बड़ा इलाका ही नहीं मिला, जिससे एम्पायर की बॉर्डर्स सिक्योर हो गईं, बल्कि ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज भी पाटलिपुत्र आए। और उनकी लिखी किताब इंडिका आज भी हमें उस जमाने के मौर्यन लाइफ के बारे में कितनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देती है। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। उन्हें एक टाइटल मिला था अमित्रघात, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। और उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया और एम्पायर को साउथ इंडिया की तरफ और फैलाया। अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जो मौर्य साम्राज्य की डायरेक्शन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 261 BCE। बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक ने कलिंगा पर एक बहुत ही विनाशकारी हमला किया। कलिंग का युद्ध बहुत ही ब्रूटल था। इसमें करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए। आप सोचिए, बैटलफील्ड पर हुए इस मैसेकर ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और मरने वालों के अलावा करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। युद्ध की ये जो भारी ह्यूमन कॉस्ट थी ना, बस यही अशोक के हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनी। युद्ध की इस भयानक सच्चाई ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और ऐलान किया कि असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और करुणा से होती है। और यहीं से अशोक की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। बुद्धिज्म अपनाने के बाद उन्होंने धम्म नाम की एक नई स्टेट पॉलिसी लागू की, जो पूरी तरह मोरालिटी और पीस पर बेस्ड थी। देखिए, अशोक का धम्म कोई नया रिलीजन नहीं था, बल्कि एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था। इसमें नॉन वायलेंस, बड़ों का सम्मान, रिलीजियस टॉलरेंस और सभी जीवों के वेलफेयर पर जोर था। उस जमाने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, जिसे अशोक ने पूरे एम्पायर में चट्टानों और पिलर्स पर खुदवाकर हर इंसान तक पहुंचा। ये एम्पायर की फिलॉसफी में एक जबरदस्त शिफ्ट था। शस्त्र विजय मतलब हथियारों से जीत की पॉलिसी अब धम्म विजय बन चुकी थी, यानी धर्म और मोरालिटी से दिलों को जीतने की पॉलिसी। ये फोर्स से कंपैशन की तरफ एक हिस्टोरिक जर्नी थी। मौर्य साम्राज्य ने, और खास तौर पर अशोक ने, एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। अशोक के इस लेगेसी का सबसे फेमस सिंबल है सारनाथ का लायन कैपिटल। इसे उस होली प्लेस पर बनवाया गया था जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और कमाल की बात तो ये है कि आज यही 2300 साल पुराना सिंबल इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल एम्बलम है।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अशोक का पीस और धर्म का मैसेज आज भी कितना रेलेवेंट है। लेकिन अशोक की मौत के बाद एम्पायर का पतन शुरू हो गया। उनके बाद जो राजा आए वो कमजोर थे, मिलिट्री पावर कम होने लगी और अंदर ही अंदर विद्रोह शुरू हो गए। और फाइनली 185 बीसीई में आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य वंश का अंत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या अशोक की पीस पॉलिसी ने ही अनजाने में एम्पायर को कमजोर कर दिया? क्या एक इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ कंपैशन के दम पर टिका रह सकता है? पावर और पीस के बीच का ये बैलेंस इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो आज भी कायम है।